गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बच्चों, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे सिलेबस से क्या एलिमिनेट हुआ है इस बार 30% के रूप में। क्या एलिमिनेट हुआ है? एक ही टॉपिक एलिमिनेट हुआ है, विच इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैं बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट चैप्टर की। तो एडजस्टमेंट कैपिटल के अलग अलग रूप आएंगे, यानी कैपिटल को एडजस्ट करने के तरीके। क्वेश्चंस का एक स्टेप, बाकी सभी स्टेप्स करने हैं हमें, लेकिन एक स्टेप जो हमें कैपिटल एडजस्ट करनी होती है। कितने तरीके से? एक तरीका कैपिटल एडजस्ट करने का, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बता रखी है, गिवन। दूसरा तरीका है व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल वही रहनी है जो न्यू रेशो में बता दी इन्होंने कि नई रेशो में हमें उसे कन्वर्ट करनी है। दूसरा तरीका, दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका है जब पार्टनरों की कैपिटल वही होनी है जो बिफोर द रिटायरमेंट थी, यानी कैपिटल जो बिफोर रिटायरमेंट थी, आफ्टर रिटायरमेंट भी वही रहनी है। तो ये कैपिटल को एडजस्ट करने की बातें कर रहे हैं। देखो, तीसरे पार्टनर में कह रहे हैं कि पार्टनर के जाने के बाद नए पार्टनर ही लेकर आएंगे उसको पेमेंट देने के लिए, और इतना पैसा लाएं कि उसकी कैपिटल किस रेशो में हो जाए, न्यू रेशो में हो जाए। तो ये भी कैपिटल को ही एडजस्ट करा रहे हैं। तीसरा इसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है कि नए पार्टनर पैसा लाएं तो सही, लेकिन थोड़ा सा फर्म का भी यूज़ कर लें डिज़ायरेबल कैश को मेंटेन करने के लिए। तो ये सभी पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट के हैं, ये हमारे सिलेबस से एलिमिनेट हुए हैं। ठीक है, हाँ। तो यानी हमारे क्वेश्चंस में 45 से लेकर, जो मैंने आपको क्वेश्चन सेंड करे थे चैप्टर 5 के, 45 से लेकर 54 तक के क्वेश्चंस सिलेबस से एलिमिनेट हुए हैं। अब हम जो टॉपिक कवर करेंगे, नोट कर लेना, ये टॉपिक हैज़ बीन एलिमिनेटेड। अच्छा, एडमिशंस में ये जो 3 टॉपिक इस तरह से एडजस्ट करा रहे होंगे कैपिटल को, कि कैपिटल को ऐसा कर दो, कैपिटल को ऐसा कर दो। जहाँ भी क्वेश्चंस में कहे कि कैपिटल को घुमाकर इस तरह से करना है, मीन्स कैपिटल को एडजस्ट करा रहा है, वो टॉपिक एलिमिनेट हो चुका है। टॉपिक का मतलब सिर्फ स्टेप एलिमिनेट हुआ है, पूरे क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग ऐसे ही करनी है जैसे करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर, ये एलिमिनेटेड चैप्टर है, टॉपिक है। दिस हैज बीन एलिमिनेटेड, नोट कर लो इसको। ठीक है, रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर के टॉपिक पर आओ कि अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो जाए तो हमें क्या करना है, समस्या क्या आनी है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे वो पार्टनर रिटायर तो हो रहा था, लेकिन इस डेट को रिटायर होता था। ये लो, हमने कोई फाइनेंशियल ईयर क्लोज करी, ये 1/4 को शुरू होगी और ये 31 मार्च को एंड होगी। आज तक पार्टनर इस डेट को रिटायर होता था। क्यों? क्योंकि इस डेट को हम P&L भी बनाते थे और बैलेंस शीट भी बन जाती थी, तो कोई दिक्कत ना आती थी, प्रॉफिट बांटने में क्लियर पता था। अब बात आती है, जब हम यहाँ रिटायरमेंट ले रहा था पार्टनर, तो हम उसको क्या देते थे? एक तो उसका कैपिटल बैलेंस ये देते थे ना रिटायरिंग पार्टनर को, उसे कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस, रिजर्व में शेयर, अगर कोई रिजर्व है उसमें उसका शेयर देते थे जाने वाले को, गुडविल में शेयर देते थे। अच्छा, और किस चीज़ में देते थे? और उसके रिवैल्यूएशंस करा करते थे। रिवैल्यूएशंस में जो उसका शेयर था वो उसको ट्रांसफ़र करते थे। और भी कुछ था रिजर्व के अलावा, जो लॉसेस पड़े हुए हैं या फिक्टिशियस एसेट थी, उसको भी ट्रांसफ़र करते थे। क्या थी फिक्टिशियस एसेट? P&L का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये इसका शेयर देते थे हम आज तक। और भी कुछ था इसके अलावा? कैपिटल का बैलेंस हो या करंट अकाउंट का बैलेंस हो, जो भी था उसका पैसा उसको देना था।
इसके अलावा अगर हमने कोई लोन ले रखा है या दे रखा है उसको एडजस्ट कर देते थे, है ना, लोन को भी एडजस्ट कर देते थे उसके अकाउंट से। तो ये ट्रीटमेंट अभी तक थे, लेकिन अब समस्या आनी है कि ये पार्टनर ईयर स्टार्ट हो गई, अचानक से मिड सेशन में रिटायरमेंट ले रहा है, या तो रिटायर हो रहा है या परमानेंट रिटायर हो रहा है, यानी डेथ हो गई उसकी। भाई डेथ कोई डेट देखकर थोड़ी ना होती है, कभी भी हो जाएगी ना। तो इन केस ये मिड सेशन का केस है, तो हम ये सब कुछ तो देंगे उसको, लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाता है। एक स्टेप क्या बढ़ जाता है कि जब पार्टनर यहां तक तो पार्टनर रहा ना, मान लेते हैं मिड सेशन में उसकी जो डेथ होती है वो कर देते हैं 1/10 को डेथ हो गई उसकी। कितने मंथ हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर तक तो हुए, तो इसको तो लेंगे नहीं ना। 6 महीने, ये 6 महीने तक तो वो पार्टनर रहा था, यहाँ के प्रॉफिट पर तो इसका अधिकार है या नहीं? इस प्रॉफिट पर तो इस पार्टनर का अधिकार था। इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, ये भी इसमें भी इसका हिस्सा है। इस हिस्से को और ट्रांसफर करना है, इसमें इस हिस्से को और ऐड करना है। अच्छा, कैसे करें? देखो समस्या ये आनी है कि मिड सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मिड सेशन में कभी पीएनएल अकाउंट नहीं बनाया जाता। तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ के प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए। डेथ हो गई, रिटायर हो गया, क्या मैं अकाउंट मेंटेन करूँ? एंड सेशन में अकाउंट को फाइनलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। मिड सेशन में हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें इसका कुछ ऑप्शंस निकालना होगा। ऑप्शंस निकालते हैं। एक काम करो, इस 6 महीने का प्रॉफिट ऐसे कर लो, जो पिछले साल का प्रॉफिट हो वो बेस मान लो। भाई प्रॉफिट को बेस मान लें, यानी बेस ऑन प्रॉफिट। कौन सा बेस हो सकता है? या तो हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लें, ठीक है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट। कैसे? कि मान लो पिछले साल इन्होंने 1 लाख रुपए कमाए होंगे, तो हम ये मान लें इस साल भी 1 लाख ही कमा लेंगे। बेस बना लिया हमने उसको। पिछले साल कमाए पूरी साल में 1 लाख, तो 6 महीने में कितने कमाए? 50,000। तो हमने उसका प्रॉफिट का अंदाजा लगा लिया। अंदाजा लगाना है सिर्फ। दूसरी बात, प्रॉफिट का बेस और भी हो सकता है। एक पार्टनर कह रहा है भाई मैं क्यों मान लूं, जो पिछले साल कमाया हो इस साल भी वही कमाए। तो भाई दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका ये है, एक काम करो, पिछले 5 साल में जो हमने कमाए हो उनका एवरेज कर दो। एवरेज कर लो, लगभग इतना कमा लेंगे। वो तो पिछले साल को बेस नहीं मानना। मानो पिछले साल कमाए 1 लाख, उससे पिछले साल कमाए 5 लाख, तो वो कहेगा मैं तो उस साल का मानूंगा बेस। तो उसमें लड़ाइयाँ होंगी। तो एक ने कहा एक काम करो, तुम पिछले साल 5 साल, 4 साल, 3 साल, कोई भी सबका एवरेज कर लो, एवरेज के हिसाब से मान लो, फिर उसे 6 महीने में कन्वर्ट कर लो। तो प्रॉफिट को बेस मानने के 2 तरीके, या तो पिछले साल को बेस मान लो या पिछले सालों के एवरेज को बेस मान लो। एवरेज ऑफ लास्ट फ्यू ईयर। ठीक है, ये लो। एक तरीका तो ये हुआ, यानी बेस ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट को बेस माना ना, सॉरी, हाँ ठीक है, पास्ट ईयर प्रॉफिट लिख लो इसे, है ना, पास्ट ईयर, पुराने साल के प्रॉफिट को बेस। 2 तरह से बेस मान सकते हैं, पिछले साल को या पिछले साल के एवरेज को, फ्यू ईयर्स के एवरेज को। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास
कि बेस ऑन सेल, क्योंकि इस डिस्प्यूट को सेटल तो करना होगा कैसे ना कैसे ही। कैसे? सेल का भी समाधान आया। पार्टनर ने कहा हमने इस साल 6 महीने में करी 1 लाख रुपए की सेल, पिछले साल 6 महीने में करी थी 50 लाख की सेल, तो मैं कैसा बेस मान लूं भाई? 50 गुना सेल है पिछले साल की, है ना? तो इसका बेस और इसका बेस मैच नहीं करता, तो वो कहता कि एक काम करो, सेल को बेस मानो। कैसे? क्योंकि अगर मैंने सेल यहां पर 1 लाख की करी या 2 लाख की करी पूरे साल में, मानो पूरी साल में सेल करी हमने 2 लाख की और इस पर प्रॉफिट अर्न कर लिया 20,000। अब देखो ना, यहां 6 महीने में ही 2 लाख की सेल कर ली। मैं लिख देता हूं यहां पर, इस सेशन के लिए जो सेल हुई है वो 6 मंथ में ही 2 लाख की कर ली इसने। तो अगर मैं, देखो गलत हो जाता ना, गलत कैसे हो जाता कि 20,000 को बेस मान लिया पूरी साल का प्रॉफिट। अगर मैं इस हिसाब से चलूं तो ये एक तरह से गलत हो सकता है, लेकिन हमें तो अकाउंटिंग करनी है, कोई सा भी मेथड बताए क्वेश्चंस उसके हिसाब से चलना। गलत कैसे हो सकता है वो देखो, 2 लाख की सेल करी पूरे साल में, तो मैं उसे 6 महीने में कन्वर्ट करूंगा ना, तो कितनी हो गई? 10,000। तो हमने बेस क्या मान लिया कि प्रॉफिट 10,000 कमाया होगा 6 महीने में, लेकिन यहां तो सेल ही 6 महीने में 2 लाख कर दी। तो जब मैं 2 लाख पर 20,000 कमा रहा हूं, तो यहां 2 लाख पर 20,000 नहीं कमाऊंगा। तो सेल को बेस मान रहे हैं तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 20,000 निकल कर। और अगर लास्ट ईयर को बेस मान रहे हैं कि 12 महीने में 20,000 कमाए, तो 6 महीने में कितने कमाए होंगे? 10,000। तो इस हिसाब से ये तरीका गलत हो जाता है एक तरीके से। तो कुछ पार्टनर्स की एग्रीमेंट होते हैं, वो कह रहे हैं कि एक काम करो, सेल को बेस मानो, इस तरीके पर जाओ। कैसे? ये लो कि सेल की परसेंटेज निकाल लो प्रॉफिट की, कि 20,000 कमाए हमने 2 लाख रुपए में, तो कितने परसेंट कमाए होंगे? 20% या 10%? 10% हो गया ना, 10% कमाए हमने, तो यहां भी 10% कमाए होंगे। हम तो इसको बेस मान कर चलेंगे, तो 10% कितने कमाए होंगे? ऑफ 2 लाख। तो यहां भी देखो 20,000 आ गए निकल कर। अब 20,000 में इसका हिस्सा दे दो नए पार्टनर का। तो ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। एक कह रहा है कि मैं पिछले साल को क्यों मानूं, मैं तो पिछले पुराने सालों को मानूंगा, उससे पुराने साल को, तो उसके लिए ये तरीका लेकर आ गए। एक कह रहा है कि ये वाली समस्या क्रिएट हो गई, यहाँ 1 साल में 2 लाख का बेचा हमने, 6 महीने में मेहनत करके 2 लाख का बेच दिया, तो वो कह रहा है कि सेल को बेस मान लो। तो ये 3 तरीके अराइज होंगे इस डेट को हमें मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो, फिर कुछ और बताता हूं। तो बच्चों ये थे हमारे बेसिस ऑफ इस टाइम के प्रॉफिट। लेकिन एक बात तो बताओ सर, कि पार्टनर जब जाने वाला है या जो मर गया, डेथ हो गई जिसकी, उसको एंट्री देने, उसको प्रॉफिट देने की कोई एंट्री तो होती होगी, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी तो है। ये तो हमने बेस मान लिया कि कैलकुलेट करना है, ये तो कैलकुलेशन मेथड था। हाँ है तरीका, इसके 2 तरीके हैं। एक है फर्स्ट ये कि मान लो 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, इनकी रेशियो कितनी थी? 3, 2 और 1। ये इनकी ओल्ड रेशियो थी। ठीक है, अब इसमें से मान लो बी भाई या तो रिटायर हो गए या इनकी डेथ हो गई, 2 ही बातें होंगी, रिटायर होगा या डेथ हो जाएगी। तो बाकी पार्टनरों की जो रेशियो बची ए और सी की, कितनी बची? 3 और 1। यानी जो इन रिमेनिंग पार्टनर की रेशियो इनके बीच में थी, 3 और 1 यहाँ थी और 3 और 1 यहीं है, यानी जो नई रेशियो थी इनके बीच में वो सेम है, चेंज नहीं हुई है। रेशियो क्या है? सेम है बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर। रेशो
जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, बचे हुए पार्टनरों की वही है जो पहले थी। तो हमको एक एंट्री पास करनी है, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। कौन है हमारा रिटायरिंग पार्टनर इस एग्जांपल में? बी है ना, ये लो। तो बीज कैपिटल अकाउंट में हमने इसको पहुंचा दिया। कितना? ये जो 20,000 प्रॉफिट आया था इसका हिस्सा था 2/6, तो 2/6 निकालो और दे दो इसको। 20,000 6 महीने का प्रॉफिट इतना ही तो आया, 20,000 इंटू 2/6, तो ये 6667, ये हमने इसको दे दिया इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सही बात। दूसरा तरीका और बताओ सर। हाँ, दूसरा तरीका भी लो, मैं यहाँ इसको रखूंगा इसके सामने। ये लो बच्चों, ये सेकंड तरीका है। ए और बी और सी रेशो थी इनकी 3, 2 और 1। बी भाई साहब की या तो रिटायरमेंट हुई है या परमानेंट रिटायरमेंट हुई है, यानी डेथ हो गई। और बाकी जो पार्टनर बचे ए और सी, इनकी रेशो कितनी है? 1 और 1, ये बची। क्या रेशो चेंज हो गई है और सी के बीच में? नहीं, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, यानी रेशो क्या है? चेंज है बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर ठीक है। अब क्या करें? अब एक काम करो, इस 20,000 को ही लो और इसको कर दो एक बार क्रेडिट और एक बार डेबिट। ये वर्किंग नोट बनाना है इसके लिए। इन केस ऑफ रेशो चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर देन वी हैव टू ट्रीटमेंट लाइक दैट। पहले ओल्ड रेशो में इसको क्रेडिट कर दो, यानी 20,000 को 3 to 1, तो कितना हुआ? 3/6, 10,000, 66, 67, और बी को चला गया और न्यू रेशो में फिर उसे डेबिट कर दो। अच्छा, ये तो गुडविल की तरह हो गया। बिल्कुल हाँ, गुडविल की ही तरह करना है। रेशो कितनी हो गई? इक्वल। अब हम इनको इक्वल दे दो नई रेशो में, पहले ओल्ड रेशो में क्रेडिट, फिर न्यू रेशो में डेबिट। क्या आया इसका इफेक्ट? ये तो नीला आया, ये 6667 क्रेडिट आया और ये 6667 डेबिट आएगा। और इसकी एंट्री पास कर दो, क्या बनी? सी अकाउंट डेबिट टू जाने वाला पार्टनर बी। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनकर आता है। यानी हमको कौन से मेथड से करना? हमको पहचाननी है, रेशो पर देखना। इस प्रॉफिट को बेस ये बनाकर, ये दो तरीके अराइज होते हैं, हमको खुद पहचानना है कि हमें वी हैव टू गो फॉर दिस मेथड और दिस मेथड। ठीक है, कर लो नोट, जल्दी से नोट कर लो। आज की वीडियो में हम इसको समझें और एक क्वेश्चंस करेंगे इसके साथ में। क्वेश्चन नंबर 56 पर आओ बच्चों, जल्दी से देखो। इसमें सी रिटायर हुआ है 30 जून को, यानी कब रिटायर हुआ? 30 जून को रिटायर हुआ सी को, यानी ये देखो, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 31 मार्च के बाद 30 जून को रिटायर हुआ है। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना। देखो कौन सी एडजस्टमेंट में कह रहा, एडजस्टमेंट नंबर सी ई,
ई में कहता है सी शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट यानी यहाँ तक। कैसे कैलकुलेट करना? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड है ये? बेसिस ऑफ प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना है। तो पहले इस पॉइंट को छोड़कर, अभी मैं इस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, बाकी सारे पॉइंट जो सेम होते हैं वो करने हैं। कैसे? रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग की वैल्यूएशन करी 22 लाख रुपए, पहले कितनी थी बिल्डिंग? 4, तो हमने बिल्डिंग बढ़ा दी 4 लाख से, तो बाकी सारे पॉइंट तो सेम तरीके से करने हैं। ये लो, और क्या है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन 3 लाख, यानी घटा दिए इन्वेस्टमेंट, 1 लाख के हो गए। रिजर्व तो है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट 1 लाख कम हो गए। इसके बाद स्टॉक को 8 लाख पर कर दिया, यानी स्टॉक बढ़ा दिया 2 लाख से। गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करते थे? ये लो गुडविल, गुडविल फर्म की वैल्यूड करनी है 2 ईयर परचेज और 5 साल का एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू 5 साल के प्रॉफिट यानी 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 8 लाख और प्लस 7 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज ही तो है, तो कितना हो गया? 30 लाख डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 12 लाख की गुडविल आती है। ठीक है। हाँ, अब इस गुडविल को क्या करें? एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट, यही चलाते आ रहे हैं हम तो हर बार। इसकी एंट्री पास हो जाएंगी, ओल्ड रेशियो में कर दो इसको, यानी 6 लाख 3,60,000 2,40,000, हमने ओल्ड रेशियो में इसको क्रेडिट कर दिया। रिटायरमेंट हुई सी की, न्यू रेशो दी हुई है कहीं? नहीं दी हुई, तो रिमेनिंग रेशो यही बचती है 5 और 3। तो अब इस 12 लाख को 5 और 3 में बांट दो, 7,50,000 और 4,50,000। ठीक है, डिफरेंस आ गया 1,50,000 डेबिट और 90,000 डेबिट और 2,40,000 क्रेडिट। तो इसकी एंट्री पास करनी है हमें। ठीक है, और क्या करते थे? सबसे पहले इसका बैलेंस निकालो, कितना आता है? 5 लाख आता है प्रॉफिट, है ना? ये लो गेन आ गया इसमें 5 लाख, और इस गेन को हम ओल्ड पार्टनरों में बांट देते हैं, ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो हो गई 5, 3 और 2। ये लो, इसके बाद स्टेप क्या था? कैपिटल अकाउंट पर आओ जल्दी से। सबसे पहले इसका कैपिटल बैलेंस तीनों का, कैपिटल बैलेंस 11 लाख 11,40 और 7,60,000। इसको ट्रांसफर इधर बाय रिवैल्यूएशन गेन और 1,50,000 और 1 लाख। गुडविल का इफेक्ट दिखाओ यहाँ पर, जाने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है ए और बी के नाम से, और एग्जिस्टिंग पार्टनर के अकाउंट में डेबिट हो रही है। और क्या है बैलेंस शीट में? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बांट दो इनको भी, इनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहा। ये लो, $10 लाख है ना WCR, तो 5 लाख 3 लाख और 2 लाख।
बात खत्म। अब बचा इसका प्रॉफिट, यानी अभी तक तो हमने सारे स्टेप सेम लिए हैं। अब इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है इस 3 महीने के। तो क्या करा वो, सी शेयर ऑफ द प्रॉफिट कैसे करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर, 3 साल का, यानी ये 5 साल के थे तो पिछले 3 साल कौन से हुए, 1, 2 और 3, यहां से लेने हैं, आज से गिनने पिछले 7 लाख, 8 लाख और 6 लाख। तो जब प्रॉफिट को हम करेंगे 21 लाख हो गया, 7 लाख, 8 लाख और 6 लाख, यानी तीनों का हम एवरेज करेंगे डिवाइड 3, तो ये 7 लाख आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट होल ईयर का आता है, तो हमें इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करना होगा 3 मंथ का, कितना हुआ 3/12, यानी 1,75,000। ये 3 महीने का प्रॉफिट है, ये है 3 मंथ का प्रॉफिट। अब इसमें सी का शेयर कितना है, जो गया है, सी शेयर हो गया 1,75,000 में कितनी रेशो थी उसकी, है ना, 2/10, तो सी का शेयर आता है 35,000। अब क्योंकि रेशो चेंज नहीं है बाकी पार्टनरों के बीच में, तो P&L सस्पेंस की एंट्री कर देंगे ये लोग, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, 35,000 इसके अकाउंट में और पहुंचा दिए, ठीक है, ये लो। बस ये काम करना था इसको। अगर दूसरे मेथड से जाते, रेशो चेंज हो जाती तो उसकी एंट्री पास हो जाती ये वाली, जैसे गुडविल की हुई है, सेम ट्रीटमेंट था उसका। लास्ट एडजस्टमेंट में कहता है कि अमाउंट जो देनी है वो लोन अकाउंट में लिख दो 10% इंटरेस्ट के साथ में, तो बाकी दोनों पार्टनरों का बैलेंस कर दो और इसका लोन में ट्रांसफर कर दो, बस। लोन अकाउंट हमको नहीं बनाना। तो कितना आता है इसका ट्रांसफरेशन, सी का जो लोन आता है 7,60,000, 1,50,000, 90,000, 2 लाख और 35,000, 12,35,000। देखना 13,35,000 आ रहा है भाई। 7,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 15 लाख, 1.5 लाख, 90,000, 2 लाख, 35,000, 13,35,000, ठीक है, ठीक है। बाकी बैलेंस शीट बनानी है सेम इसकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। बैलेंस शीट आपको बनानी है, बाकी के बैलेंस करो।